स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। करंट अफेयर्स 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को और जानते हैं। ये करंट अफेयर से संबंधित छठा पार्ट है। यदि आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलें जानते हैं क्या क्या ध्यान रखना है आपको। भील प्रदेश की मांग, एक नए प्रदेश भील प्रदेश की मांग हो रही है। कहाँ पर हो रही है? तो राजस्थान और उसके पड़ोसी राज्यों में से एक अलग भील राज्य की मांग की जा रही है। इस नए प्रस्तावित भील राज्य में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के 49 जिले शामिल होंगे। भील प्रदेश की मांग सबसे पहले 1913 में गोविंदगिरी बंजारा ने की थी। तो बात 1913 की है, यानी स्वतंत्रता से पूर्व की, और गोविंदगिरी बंजारा ने सबसे पहले भील प्रदेश की मांग की थी। लेकिन ये अभी हाल ही में राजस्थान में पुनः उठी है। तो राजस्थान और उसके पड़ोसी राज्यों, कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इन चार राज्यों के 49 जिलों को मिलाकर भील प्रदेश बनाने की मांग हो रही है। भील जनजाति भारत की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है। इन्हें पश्चिमी भारत की द्रविड़ जनजाति के रूप में पहचाना जाता है, जो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति समूह से संबंधित है। द्रविड़ मूल की भाषा भीली बोलते हैं। 2011 की जनगणना को देखा जाए तो भारत में 1.7 करोड़ भील हैं। मध्य प्रदेश में 50 लाख, गुजरात में 42 लाख, राजस्थान में 41 लाख और महाराष्ट्र में 26 लाख। तो कुल मिलाकर ये भीलों की आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार। भील प्रदेश के साथ ही विदर्भ राज्य, भारत में और भी राज्यों की मांग हो रही है। एक विदर्भ राज्य की मांग हो रही है। क्या है विदर्भ राज्य? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत नागपुर को राजधानी बनाकर विदर्भ राज्य के गठन की सिफारिश की गई थी। इसमें अमरावती और नागपुर संभाग शामिल है। तो एक विदर्भ राज्य की बात आ रही है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। एक बोडोलैंड राज्य बनाने की मांग है। बोडो उत्तरी असम में सबसे बड़ा जनजाति और भाषाई समुदाय है। अलग बोडोलैंड राज्य के गठन के लिए आंदोलन के परिणाम स्वरूप 2003 में भारत सरकार, असम राज्य सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर्स फोर्स के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार बोडो लोगों को बोडोलैंड का दर्जा दिया गया है। एक बुंदेलखंड राज्य की भी मांग हो रही है। बुंदेलखंड राज्य ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुल 13 जिलों को मिलाकर बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग चल रही है। यह इलाका 69,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या है। तो कुल मिलाकर 13 जिलों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्या बनाया जाएगा? बुंदेलखंड राज्य। यूपी के कौन कौन से जिले हैं? तो यूपी के इसमें 7 जिले शामिल होंगे। चित्रकूट, बांदा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर। और मध्य प्रदेश के 6 जिले हैं, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, सागर, दतिया और पन्ना। तो 13 जिलों को मिलाकर कौन सा? बुंदेलखंड राज्य की मांग हो रही है। किसान सम्मान सम्मेलन 2024, इसके विषय में ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यह सम्मेलन आयोजित हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे संबोधित किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की है।
तो किसान सम्मान सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? वाराणसी में। शोम्पेन जनजाति द्वारा पहली बार मताधिकार का प्रयोग, ये ध्यान रखिएगा, शोम्पेन जनजाति ने पहली बार अपने वोट का प्रयोग किया है। कहाँ पर? अंडमान और निकोबार लोकसभा क्षेत्र में शोम्पेन जनजाति के 7 सदस्यों ने पहली बार वोट डाला है। इस जनजाति की अनुमानित जनसंख्या 229 है 2011 की जनगणना के अनुसार। लोकमत के संस्थापक जवाहरलाल अमोलक चंद दर्डा, इनके विषय में ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वतंत्रता सेनानी और लोकमत मीडिया ग्रुप के संस्थापक जवाहरलाल दर्डा की 101वीं जयंती के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। लोकमत महाराष्ट्र में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला मराठी समाचार पत्र है। तो किसकी याद में? जवाहरलाल अमोलक चंद दर्डा की याद में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है महाराष्ट्र में। छठा पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन 2024, इसके विषय में ध्यान रखना आप। भारत ने मुंबई महाराष्ट्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। अर्थात ये जो छठा पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन है, ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? भारत में, और भारत में मुंबई में आयोजित हुआ है, महाराष्ट्र में। सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की सरकारों के साथ साझेदारी में किया गया था। इंडिया स्किल्स 2024 अर्थात इंडिया कौशल 2024, इसकी शुरुआत 15 मई 2024 को यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में हुई है। यह प्रतियोगिता छात्रों की दक्षता का आकलन करती है या करेगी। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य। मॉरिशस में वर्चुअल रूप से आयोजित हुई 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक के दौरान जुलाई 2024 में बांग्लादेश को कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य कौन बना है? बांग्लादेश बना है। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह ने किया। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की स्थापना 2020 में भारत, श्रीलंका और मालदीव द्वारा की गई थी। समुद्री सुरक्षा से संबंधित इस क्षेत्रीय समूह का सचिवालय कोलंबो में है। 2022 में मॉरिशस इसमें शामिल हुआ और उसके बाद 2024 में बांग्लादेश इसमें 5वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव 5 स्तंभों पर केंद्रित है: समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला करना, तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय अपराध, साइबर सुरक्षा और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत। तो इन 5 स्तंभों पर ये कॉन्क्लेव आधारित है। अब आप लोग एक प्रश्न का आंसर दें। लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण करने के पश्चात भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी पहली विदेश यात्रा निम्न में से किस देश की थी? ऑप्शन आपके लिए हैं: संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, मॉरिशस या इटली। सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इटली। तो लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने जब अपना कार्यकाल संभाला तो सबसे पहली बार विदेश यात्रा के लिए वो कहाँ गए? इटली गए थे। इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में जून 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया था। तो कहाँ गए थे? इटली गए थे। भारत इटली संबंधों के बारे में जान लेते हैं। भारत और इटली के बीच राजनीतिक संबंध 1947 में स्थापित हुए थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1953 में इटली की यात्रा पर गए थे। 1995 में
इटली के राष्ट्रपति ऑस्कर लुइगी भारत की यात्रा पर आए, लेकिन 2012 में केरल के तट पर 2 मछुआरों की हत्या के आरोप में इटली के 2 नौसैनिकों को गिरफ्तार किया गया, जिससे दोनों देशों के संबंध खराब हुए। 2017 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री पाओलो जेंटिलोनी ने संबंधों को फिर से पुनर्जीवित किया और इसी का परिणाम है 2023 में इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी भारत की यात्रा पर आई। दक्षिणी चीन सागर विवाद, क्या क्या ध्यान रखना है। सामरिक रूप से अस्थिर इस क्षेत्र में चीन का सभी देशों के साथ विवाद है, जो चीन की छिपी हुई महत्वाकांक्षाओं को उजागर करता है। तो किस किस देश के साथ चीन का दक्षिणी चीन सागर में विवाद है। पहला है चीन फिलीपींस विवाद। एक स्कारबोरो शोल, यह छोटा सा क्षेत्र चीन और फिलीपींस के बीच एक महत्वपूर्ण टकराव का बिंदु रहा है। 2012 में चीन ने इसे अपने अधीन कर लिया था। स्प्रेटली द्वीप, इसमें कई छोटे द्वीप हैं। यह प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। इन द्वीपों पर चीन सैन्य उपस्थिति स्थापित करके दक्षिणी चीन सागर में शक्ति को बढ़ा रहा है। तो स्प्रेटली द्वीप और स्कारबोरो शोल ये चीन फिलीपींस विवाद के बिंदु हैं। दूसरा विवाद है चीन मलेशिया विवाद। चीन ल्यूकोनिया शोल्स के आसपास जो प्राकृतिक गैस और तेल से समृद्ध क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करके ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित करना और मलेशिया की समुद्री गतिविधियों पर नज़र रखना चाहता है। तो चीन का मलेशिया से भी विवाद है दक्षिणी चीन सागर में। तीसरा चीन इंडोनेशिया विवाद। कौन सा द्वीप है? नाटुना द्वीप। इंडोनेशिया का नाटुना द्वीप अपने बड़े हाइड्रोकार्बन भंडार के लिए जाना जाता है। चीन इस क्षेत्र पर अपना विस्तार करना चाहता है। तो इसी को लेकर, नाटुना द्वीप को लेकर चीन और इंडोनेशिया के बीच भी दक्षिणी चीन सागर में विवाद है। चीन वियतनाम विवाद। पेरासेल द्वीप, वियतनाम के पास स्थित इस द्वीप पर 1974 में एक संक्षिप्त सैन्य संघर्ष के बाद चीन के नियंत्रण में यह चला गया। यह द्वीप प्रमुख समुद्री मार्गों और संभावित पानी के नीचे के संसाधनों जैसे गैस और तेल के भंडार के कारण महत्वपूर्ण है। स्प्रेटली द्वीप, इस द्वीप के कुछ हिस्सों पर चीन और कुछ हिस्सों पर वियतनाम दोनों अपना दावा करते हैं। वियतनाम का दावा है कि द्वीप पर उसकी संप्रभुता 17वीं सदी से स्थापित है, जबकि चीन कहता है कि इन द्वीपों की खोज, नामकरण उसी के द्वारा किया गया है। तो स्प्रेटली द्वीप और पार्सेल द्वीप, ये दोनों द्वीप चीन वियतनाम विवाद के बिंदु हैं। ताइवान चीन विवाद। चीन ताइवान को चीन का एक अलग प्रांत के रूप में देखता है, जिसे मुख्य भूमि के साथ फिर से एकीकृत किया जाना है। 9 डैश लाइन, इसके विषय में ध्यान रखना। यह एक सीमांकन रेखा है जिसे पहली बार 1950 के दशक की शुरुआत में चीनी मानचित्रों पर पेश किया गया था। यह रेखा चीनी मुख्य भूमि से 2000 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई है, जो लगभग पूरे दक्षिणी चीन सागर को घेरती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो द हेग सिटी में है नीदरलैंड के, 2016 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 9 डैश लाइन को खारिज कर दिया है। इसके बावजूद चीन इस सीमा पर अपना दावा पेश कर रहा है। दक्षिणी चीन सागर में भारत की बढ़ती भागीदारी, इसके विषय में आप ध्यान रखेंगे। दक्षिणी चीन सागर में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत चिंतित है कि यदि तनाव युद्ध में बदलता है
तो हिंद महासागर में उसके प्रभुत्व को खतरा है। इसलिए 2019 में भारतीय नौसेना ने पहली बार अमेरिका, जापान और फिलीपींस की नौसेनाओं के साथ दक्षिणी चीन सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। 2021 में वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के साथ भारत में सैन्य अभ्यास किया और 2023 में 7 आसियान देशों की नौसेनाओं के साथ भी भारत ने सैन्य अभ्यास किया। तो दक्षिणी चीन सागर में भारत अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है और स्थिति मजबूत कर रहा है, क्योंकि चीन भी इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इसलिए विभिन्न देशों के साथ चीन का विवाद है। तो ये करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। आप लोग इनको देख लें, याद कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।